हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिनशी अपनी ग्रैंड माँ के बारे में सुनकर बहुत घबरा जाती है। तो नानहा उसके पास आकर कहता है कि तुम रुको, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। जिनशी कहती है कि क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है। नानहा कहता है कि हाँ, तो जिनशी उसे कीज दे देती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों तो निकल जाते हैं, बट नानहा जिनशी की बॉडी में एंटर करके कार ड्राइव करता है और नानहा जिनशी से कहता है कि कल रात तुमने पूरी रात मेरी देखभाल की है और तुम थक गई होगी, इसलिए तुम थोड़ा आराम कर लो। तो जिनशी नानहा से कहती है कि मुझे ग्रैंड माँ की बहुत फिक्र हो रही है। जब वो आए थे पिछली बार तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, पर अचानक कैसे वो चक्कर खा के गिर गई। तो नानहा को याद आता है कि जिनशी की दादी की तबीयत तब से ही खराब थी जब वो नानहा से बात कर रही थी। और नानहा जिनशी को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। थोड़ी देर बाद वो लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। हम देखते हैं कि नानहा जिनशी के बॉडी से बाहर आता है और जिनशी को उठाने लगता है कि हम पहुँच गए हैं। कहता है कि हम हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में हैं। जिनशी कहती है कि सॉरी, मुझे नींद लग गई थी। नानहा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थक गई होगी। और हम आगे देखते हैं कि वो बाहर आकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और जिनशी अपनी ग्रैंड माँ के पास आती है और देखकर उन्हें रोने लगती है। अपनी ग्रैंड माँ का हाथ पकड़कर वहाँ बैठी हुई अपने स्कूल फ्रेंड से पूछती है कि ग्रैंड माँ कैसी है। वो कहती है कि ग्रैंड माँ एक्चुअली ट्रीटमेंट ले रही थी और वो बिल्कुल अकेली थी और वो तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। नानहा को देखकर वो कहती है कि ग्रैंड माँ तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत फिक्र करती थी, अब नानहा तुम्हारे साथ है तो ग्रैंड माँ की फिक्र खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद जिनशी बाहर आकर अपने मैनेजर को कॉल करके बताती है कि क्या वो थोड़े दिन के लिए लीव ले सकती है और वो ग्रैंड माँ के कंडीशन के बारे में बताती है उसे। उसकी मैनेजर कहती है कि शो के लिए सब लोग बिजी और पूरी रात काम कर रहे हैं, क्या तुम ये भूल गई। जिनशी कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वो मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और उनके बिना मैं नहीं रह सकती और मेरे सिवा उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैनेजर को भी मानना पड़ता है। जिनशी उन्हें थैंक यू कहकर कॉल कट कर देती है। और आगे हम देखते हैं कि रात में ग्रैंड माँ को होश आता है। ग्रैंड माँ जिनशी को वहाँ पर देखकर उठकर बैठ जाती है और वो गॉड से प्रे करती है कि गॉड, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बट इस टाइम पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मेरी ग्रैंड डॉटर अब 27 ईयर की हो गई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी और मेरे अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। मैं ही उसकी इकलौती फैमिली हूँ। मैं बस तब तक जिंदा रहना चाहती हूँ जब तक मेरी पोती की शादी मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ। मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी तक तो मुझे जिंदा रहना है। बस प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं अपने ग्रैंड डॉटर को और थोड़ा समय दे पाऊँ। इतना कहकर ग्रैंड माँ थक चुकी होती है और वो उन्हें पानी पीना होता है। ग्लास लेने जाती है तो ग्लास नीचे गिर जाता है और नानहा उसे पकड़ लेता है। नानहा ग्रैंड माँ से पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ। नानहा जिनशी को उठाता है कि ग्रैंड माँ उठ चुकी है। जिनशी ग्रैंड माँ से पूछती है कि आप कैसा फील कर रहे हो। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ। कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत सीरियस है। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम बिजी थी और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिनशी कहती है कि मेरे काम से ज्यादा आप इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए मैं अपना जॉब भी छोड़ सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। पर ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। नानहा और जिनशी डॉक्टर के पास आकर ग्रैंडमा के कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, उन्होंने जो कुछ भी नहीं किया और वो जो करना चाहती है उन्हें वो करने दीजिए, जिससे कि उन्हें खुशी मिले। ये सुनकर जिनशी घबरा जाती है और वो ग्रैंडमा के पास आती है तो ग्रैंडमा सो चुकी होती है और जिनशी कहती है कि ग्रैंडमा फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डिंग आता है, वाईफाई कनेक्शन और कुछ जरूरत के सामान लेकर आता है। जिनशी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं? वो कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए कहा। ग्रैंडमा डिंग से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। डिंग कहता है कि मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। जिनशी कहती है कि इसने स्पेशली आपके लिए छुट्टी ली और हमारे जरूरत के सामान भी लेकर आया है। नानहा और डिंग ग्रैंडमा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आने के लिए जाते हैं। यहाँ ग्रैंडमा जिनशी से कहती है कि अब तुम शादी कर लो। जिनशी कहती है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ फिर मैं शादी कर लूंगी। और ग्रैंडमा और जिनशी दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद नानहा ग्रैंडमा के लिए खाना लेकर आता है। ग्रैंडमा वो खाने लगती है। जिनशी ड्राइंग निकालने लगती है। ग्रैंडमा पूछती है कि हो गया। जिनशी कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। ग्रैंडमा नानहा से कहती है कि मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए, तुम मेरे ग्रैंड डॉटर को कभी छोड़कर नहीं जाओगे। इस बात पर ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। जिनशी ग्रैंडमा से कहती है कि इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। ग्रैंडमा भी हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद जिनशी ग्रैंडमा के पास ही बैठकर सोने लगती है। ग्रैंडमा की हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिनशी घबरा जाती है, डॉक्टर को बुलाने लगती है। उतने में ही डॉक्टर आकर ग्रैंडमा की कंडीशन को चेक करने लगते हैं। नर्स जिनशी को बाहर लेकर जाती है। जिनशी रोने लगती है। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठकर जिनशी प्रे करने लगती है कि ग्रैंडमा को जल्दी ठीक कर दो। उतने में नानहा आता है। जिनशी रोते हुए कहती है कि ग्रैंडमा के अलावा मुझसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी और मैं क्या करूंगी। ये कहकर जिनशी बहुत ही रोने लगती है। नानहा उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा ग्रैंडमा
को तुम भरोसा रख। उतने में ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो जिनशी उनसे पूछती है कि ग्रैंडमा की हेल्थ कैसी है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि सॉरी, हमने हमारा बेस्ट किया पर उन्हें बचा नहीं पाए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर जिनशी को बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है और ग्रैंडमा के पास आकर जिनशी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। कहते हैं कि उठ जाइए ग्रैंडमा, उठ जाइए। इतने में ही नैनहाओ ग्रैंडमा के बॉडी के अंदर एंटर करता है और जिनशी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि रो मत, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे परेशानी होगी। ये सुनने के बाद जिनशी और भी ज्यादा रोने लगती है। मैं भी तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहती, बट तुम्हें पता है मैं सच में बहुत ही लकी हूँ। इतने सालों तक हमने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार किया और हमें कोई भी रिग्रेट नहीं है ना। जिनशी रोते हुए कहती है कि पर मेरे पास आप एक ही फैमिली हो ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास अभी भी नैनहाओ है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारी अच्छे से केयर भी करेगा। बस तुम्हें अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना है जिस तरह तुम गुजारना चाहती थी। तो जिनशी रोते हुए ग्रैंडमा से प्रॉमिस करती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि बेटा अब मुझे जाना होगा। ये कहकर ग्रैंडमा चली जाती है। ये देखकर जिनशी और भी ज्यादा रोने लगती है। नैनहाओ आकर जिनशी को संभालने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात को ग्रैंडमा के घर में जिनशी के लिए नैनहाओ ने खाना बनाया होता है। नैनहाओ ने वही डिशेस बनाई होती है जो ग्रैंडमा जिनशी के लिए बनाती थी। जिनशी ये खाना देखकर और भी ज्यादा इमोशनल होती है और रोते हुए खाने लगती है। तो उसे ग्रैंडमा की याद आती है। लास्ट टाइम ग्रैंडमा उसके लिए श्रिम्प बनाकर लेकर आई थी। ये खाने के बाद जिनशी और भी ज्यादा रोने लगती है। रोते हुए वो नैनहाओ को जल्दी से हग कर लेती है और कहती है कि थैंक यू ग्रैंडमा के डिशेस बनाने के लिए। रात को जिनशी ग्रैंडमा की ड्राइंग निकाल रही होती है। नैनहाओ उसकी पिक्चर लेता है। नैनहाओ देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे जा रही है और वो ये बात जिनशी को बिल्कुल भी नहीं बताता क्योंकि नैनहाओ जिनशी को और परेशान नहीं देखना चाहता। नैनहाओ उसके पास आकर उसे सॉरी कहने लगता है। कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारे पास आने में बहुत लेट हो गया। तुम्हें ढूंढने में मुझे 1000 साल लग गए, बट मैं अब खुश हूँ कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है और अब तुम मेरे पास और मेरे साथ हो। ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। रात में दिखाया जाता है कि नैनहाओ की हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो गई थी। नैनहाओ जिनशी से सॉरी कहता है, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए और तुम्हें ही मेरी देखभाल करनी पड़ रही है। नैनहाओ को ठीक करने के लिए जिनशी नैनहाओ को किस करने लगती है, फिर भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था। देखकर जिनशी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और डिंग से कहती है कि तुम नैनहाओ को एशियंट हाउस लेकर जाओ अभी के अभी। नैनहाओ को अभी के अभी उसके कफन में जाकर सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम मेरी बात मानो, उसे लेकर जाओ। डिंग कहता है कि ठीक है। जिनशी कहती है कि मुझे ग्रैंडमा के फ्यूनरल तक यहाँ पर रहना होगा। नैनहाओ ओके कहता है मैं जल्दी रिकवर होकर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। जिनशी कहती है कि बात मत करो और तुम जल्दी से जाओ। जिनशी कहती है कि केयरफुली लेकर जाना नैनहाओ को। नैनहाओ को लेकर निकल जाता है। नैनहाओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जिनशी नैनहाओ के लोकेशन को चेक करने लगती है। उतने में ही नैनहाओ बेहोश हो जाता है। डिंग भी ये देख लेता है और जल्दी से उसे एशियंट हाउस लेकर आता है। थोड़ी देर बाद जिनशी डिंग को कॉल करके पूछती है कि नैनहाओ की हेल्थ कैसी है। कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो ठीक हो जाएगा जल्दी। वो कफन में और उसकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लग रही है। थोड़ी देर बाद जिनशी पानी पीने के लिए फ्रिज ओपन करती है। देखती है कि ग्रैंडमा ने उसके लिए खाने के साथ मैसेज भी छोड़ा है। ये देखकर जिनशी और भी ज्यादा रोने लग जाती है। अगले दिन जिनशी ग्रैंडमा की फ्यूनरल सेरेमनी में होती है। जिनशी यहाँ ग्रैंडमा के लिए प्रे कर रही होती है और उसके आंखों में आंसू भी होते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आती है। जिनशी उसे गले लगकर रोने लगती है और सारे मेहमान भी आते हैं फ्यूनरल पर। ग्रैंडमा के लिए प्रे कर रहे होते हैं। जिसके बाद जिनशी सबको ग्रैंडमा की फ्यूनरल पर आने के लिए थैंक यू कहती है और वो ग्रैंडमा के बारे में बातें करने लगती है और वो रोने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि नैनहाओ यहाँ पर आ जाता है। जिनशी उसके गले लगकर उसे पकड़कर रोने लगती है बहुत ज्यादा। हम देखते हैं कि डिंग नैनहाओ को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे ब्रो, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। तो नैनहाओ डिंग से कहता है कि मैं जिनशी के लिए जल्दी में आ गया था, मुझे जिनशी की फिक्र हो रही थी, उसकी फ्यूनरल में हेल्प करने में बिजी हो गया था। ये कहकर नैनहाओ कॉल कट कर देता है। जिनशी नैनहाओ से पूछती है कि अब तुम कैसे फील कर रहे हो। नैनहाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकल रहा तो मैंने देखा कि एशियन ट्री पहले की तरह ब्लूम हो चुका था और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला था पर मैं बच गया। मैंने एशियन ट्री के रूट्स चेक किए तो वो उसके रूट्स नए आने लग गए अपने आप ही। तो जिनशी कहती है कि क्या अब तुम डिसअपियर बिल्कुल नहीं होगे। तो नैनहाओ कहता है कि हाँ मैं नहीं होऊंगा। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिंग अपने टेरेस पर से देखता है कि एशियन ट्री के पास जियांग चक्कर खाकर नीचे गिर गई है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग बहुत ही फास्टली खाना खा रही थी। डिंग कहता है तुम इतनी भूखी थी इसलिए तुम चक्कर खाकर नीचे गिर गई थी।
और वो जियांग से पूछने लगता है कि बट तुम अंदर कैसे चली गई। जियांग कहती है कि जिनशी ने मुझे कीज दिए थे इसलिए मैं अंदर जा पाई। डिंग कहता है कि हाँ इसलिए। जियांग कहती है कि मैं यहाँ नैनहाओ को देखने के लिए आई थी। डिंग कहता है कि पर वो तो जिनशी के पास चला गया। वो कहती है कि क्या वो रिकवर हो गया। और जियांग डिंग से कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं यहाँ चक्कर खाकर गिर गई थी। जिनशी ऑलरेडी इतनी परेशानी में है और मेरी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। डिंग कहता है कि ऑफ कोर्स डोंट वरी, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद जियांग यहाँ से चली जाती है पर डिंग को जियांग पर शक होने लगता है। पीरियड का टाइम दिखाया जाता है। नैनहाओ से एक लेडी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि जो इयररिंग्स मैंने आपको दिए थे वो असल में मेरे नहीं हैं। ये इयररिंग्स मुझे किसी ने दिए थे आपको देने के लिए। नैनहाओ पूछता है कि वो कौन है और वो पर्सन कैसे दिखती है, क्या तुम ये बता सकती हो मुझे। तो वो लेडी नैनहाओ को कहती है कि वो कोई मामूली पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है और उस लेडी ने जो हेयर पिन लगाया था वो बहुत ही आई कैची था। उसका हेयर पिन व्हाइट चेरी ब्लॉसम के जैसे था। नैनहाओ कहता है कि तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई। तो वो लेडी कहने लगती है कि मुझे लगा कि आप मेरी मदद नहीं करोगे इसलिए मैंने नहीं बताया। ये सुनने के बाद नैनहाओ उस लेडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि अब हमें एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में नैनहाओ जिनशी से पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है। उस बॉक्स में जिनशी के बचपन के सारे खिलौने होते हैं जो ग्रैंडमा ने संभाल कर रखे हुए होते हैं। तो नैनहाओ जिनशी की हेल्प करता है उस बॉक्स को उठाने में। नैनहाओ जिनशी से पूछता है कि ये सब क्या है और कहता है कि तुम ये सारे क्यों फेंक रही हो, ये सारे काम की चीजें लग रही है। जिनशी कहती है कि वो सारे मेरे बचपन के खिलौने हैं और अब वो मेरे किसी काम के नहीं। जिनशी कुछ कहने ही वाली होती है उतने में नैनहाओ को एक बुक मिल जाती है। उस बुक को देखकर नैनहाओ कहता है कि ये बहुत ही क्यूट बुक है। जिनशी कहती है कि जब मैं 5-6 इयर्स की थी तब मैंने ये निकाले थे ड्राइंग्स। जिनशी सारे ड्राइंग्स के मेमोरीज नैनहाओ को बताती है और उनमें एक ड्राइंग ऐसा होता है जहाँ जिनशी ने उसको और ग्रैंडमा को ड्रॉ किया था। ड्राइंग को देखकर जिनशी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भर आती है। नैनहाओ जिनशी को कंफर्ट महसूस कराने के लिए अर्थ एंड मून की स्टोरी बताता है। नैनहाओ कहता है कि अर्थ एंड मून के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए पर वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के पास कभी नहीं आ सकते। जिनशी कहती है कि बिल्कुल तुम्हारे और उस पर्सन के जैसे, जिस पर नैनहाओ भी हाँ कहता है कि मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता। जिनशी कहती है कि अगर मैं ही वो पर्सन होती जिसका तुम वेट कर रहे थे तो मैं यही कहती कि अब तुम मेरा वेट मत करो। पर नैनहाओ कहता है कि क्यों। जिनशी कहती है कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है और तुम पिछले 1000 सालों से एक ही जगह पर रहकर उस पर्सन का वेट कर रहे हो। मैं होती तो यही चाहूंगी कि तुम ये सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो और तुम जो करना चाहो तुम वो कर सको। इसके बाद वो मून को देखकर मून से कहती है कि मून अब तुम फ्री हो चुके हो और विश करती है कि आई होप हम सब अपने न्यू लाइफ को वेलकम कर सके। इसके बाद जिनशी ने बुक की हुई टैक्सी आ जाती है। जिनशी नैनहाओ को चलने के लिए कहती है। जिनशी बुक वहीं पर रख देती है और वो दोनों अंदर चलते हैं। नैनहाओ ग्रैंडमा के सामने वॉइस रिकॉर्डर मार्बल को रख देता है और उनके सामने प्रे करता है। जिसके बाद ये दोनों एशियंट हाउस की तरफ निकलते हैं। घर वापस आने के बाद जिनशी शावर ले रही होती है। नैनहाओ सिंग करता है। शावर लेके आने के बाद जिनशी नैनहाओ को आगे से गाना गाने के लिए मना करती है। नैनहाओ कहता है कि क्यों मेरी आवाज इतनी बुरी आ रही है। जिनशी यहाँ शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट फ्यूचर में जब भी मैं शावर ले रही होती हूँ तब तुम्हारा जो भी करने का मन करे तुम वो कर सकते हो। ये कहकर जिनशी शर्मा कर चली जाती है। नैनहाओ भी मुस्कुराने लगता है। आगे डिंग को उसके रूम में जियांग का लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस कार्ड मिल जाता है। जियांग जब बेहोश गिरी थी डिंग उसे घर में लाया था तब जियांग के पॉकेट में से ये गिर गया था। जियांग गूगल करता है तो उसे मिस्टर ली के बारे में याद आता है जो अपनी चेयरवुमन के बारे में बता रहा था और यहाँ पर डिंग को फिर भी कुछ अजीब सा लगता है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट सीन जिनशी के ऑफिस का दिखाया जाता है। हमें जिनशी की बॉस आकर कहती है कि आज मैं विनर अनाउंस करने वाली हूँ। ये सुनने के लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मिस जी कहती है कि अनाउंस विनर करने से पहले मैं किसी को क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ और कहती है कि उस पर्सन ने एक डिजाइन ड्राफ्ट मेरे डिजाइन की कॉपी की है। वो जिनशी का नाम लेती है और एक्सप्लेन करने के लिए कहती है जिनशी को कि मेरे डिजाइन कॉपी क्यों की है। जिनशी कहती है कि मैंने नहीं किए, मुझे नहीं पता। मिस जी की मैनेजर वो डिजाइन दिखाती है तो वो वही इयररिंग्स होते हैं। बाकी कलीग्स भी कहने लगते हैं कि ये तो मिस जी का डिजाइन है, हम सबने देखा था इस डिजाइन को। जिनशी शॉक होकर कहती है कि क्या मैंने ये डिजाइन देखे थे। मिस जी की मैनेजर कहती है कि मैंने खुद तुम्हें ये डिजाइन दिखाए थे। जिनशी कहती है कि कब दिखाए और हमें दिखाया जाता है कि मिस जी ये डिजाइन सबको दिखा रही होती है। सबसे कहती है कि इस डिजाइन को अच्छे से देखो और ऐसे ही स्टाइल के डिजाइन आप लोगों को बनाने हैं। जिनशी यहाँ पर नशे में होती है और उसे वो डिजाइन भी दिखाते हैं और नशे की हालत में वो डिजाइन भी देख लेती है। और जिनशी को अभी याद आता है कि वो नशे में थी उस टाइम पर और तभी उसने वो डिजाइन देखे थे। जिनशी को याद आता है कि नाना
नानाओ के पास से उसे मिंट सैचेट का स्मेल आया था तो, और तभी उसको ये डिजाइन याद आए थे और उसने वो डिजाइन ड्रॉ किए थे इयररिंग्स के। जिनशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस जी से माफी मांगती है कि मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। कि बॉस कहती है कि मुझे पता है जिनशी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। और जिनशी अपनी बॉस को थैंक यू कहती है उस पर ट्रस्ट करने के लिए। इसके बाद उसकी बॉस विनर अनाउंस करती है और वो विनर कोई और नहीं बल्कि जिनशी ही होती है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि वो विनर कैसे बन सकती है, उसने डिजाइन चुराए हैं। बॉस कहती है कि उसके एक डिजाइन को छोड़कर बाकी सारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। उसके कलीग्स वो डिजाइन देखकर कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। जिनशी को यह बुरा लग रहा होता है कि उसने वो इयररिंग्स नहीं ड्रॉ किए खुद, और वो मिस जी से कहती है कि थैंक यू कि आपने मुझ पर बिलीव किया। इसके बाद मिस जी यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नानाओ एशियन ट्री के रूट्स चेक करता है और नानाओ सोच में पड़ जाता है कि ये जिनशी की वजह से ही है या कोई और रीजन है, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि चेरी ब्लूसम पिंक की जगह व्हाइट हो जा रहे हैं। आगे जियांग जिनशी से मिलने के लिए आती है उसके ऑफिस में। जिनशी के लिए फ्लावर्स लेकर आती है जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जियांग जिनशी से सॉरी कहने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है और जब मुझे तुम्हारे पास होना था पर मैं बिजी थी इसलिए मैं नहीं आ पाई तुम्हारे पास। जियांग को बहुत ही बुरा लगता है, जब उसे जिनशी के पास होना चाहिए था तब वो जिनशी के पास नहीं थी। जिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी बिजी थी और नानाओ था मेरे पास। जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी घर के लिए निकल जाते हैं। जिनशी और जियांग के घर आते हैं। दोनों बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं। जिनशी के बॉस का उसे कॉल आता है जो नानाओ के बारे में जिनशी को पूछ रही होती है उनके शो के मॉडल के लिए, पर जिनशी उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि नानाओ अब वो करना चाहता है। कहती है कि फिर भी मैं नानाओ को एक बार पूछ के आपको बताऊंगी। ये कहकर जिनशी कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद जिनशी जियांग से कहती है कि अगर मैं नानाओ को नहीं बताऊंगी तो ये झूठ होगा ना, और कभी ना कभी उसके सामने सच आ ही जाएगा कि इयररिंग्स मैंने नहीं बनाई है। जियांग कहती है कि इस चांस का एडवांटेज लेकर देखो, वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो रिकॉग्नाइज करते ही या नहीं पता चल जाएगा। जिनशी कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। जियांग कहती है कि नाना उस टाइम पर बेहोश था तो वो काउंट नहीं हो सकता कि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। जिनशी कहती है कि अगर क्या होगा कि जब वो दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे ही नहीं तो। जियांग कहती है कि तो फिर मिस जी वो इंसान नहीं हो सकती जिसके लिए नाना वेट कर रहा है और वो नहीं याद भी नहीं रहेगा कि वो क्यों मिले थे। जिनशी कहती है कि क्या ये सही रहेगा, तो जियांग कहती है कि समझदारी से काम लो। अगले दिन नाना जिनशी के ऑफिस आ जाता है। यहाँ जिनशी नाना से पूछती है कि अगर मैं वो इंसान नहीं हुई जिसका तुम वेट कर रहे थे तो फिर क्या तुम मुझसे फ्यूचर में अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। नानाओ कहता है कि शायद। इसके बाद यहाँ से जिनशी चली जाती है। आगे जिनशी मिस जी को नानाओ से मिलाती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो जिनशी उन दोनों को देखकर कुछ अलग ही इमेजिनेशन करने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिनशी बाहर आ जाओ सपने से। मिस जी नानाओ के कपड़ों के मेजरमेंट्स ले रही होती है और वो देखती है और सोचती है कि इन दोनों के बीच में तो कोई केमिस्ट्री ही नजर नहीं आ रही, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इयररिंग्स जस्ट कोइंसिडेंस हो। मुझे नानाओ से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद एक लेडी कॉफी लेकर आ रही होती है। कलीग बीच में पैर रख देती है ताकि वो कॉफी जिनशी पर गिर जाए, बट नानाओ जिनशी के बॉडी में एंटर होकर तुरंत ही साइड हो जाता है और वो कॉफी जिनशी के ऊपर गिरने के बजाय नीचे गिर जाती है। सभी लोग तो शॉक होते हैं बट मिस जी भी बहुत शॉक होती है और हैरानी से इन दोनों की तरफ ही देखने लगती है। मिस जी नानाओ को कॉफी ऑफर कर रही होती है। जिनशी कहती है कि इसे कॉफी से एलर्जी है। मिस जी कहती है कि थोड़ी देर पहले तुम बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। ये सुनकर नानाओ शॉक हो जाता है। मिस जी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जिनशी को और नानाओ को दिखा रही होती है बट उनमें वो डिजाइन्स के इयररिंग्स वाले होते हैं ड्राफ्ट, और उतने में ही नानाओ की नजर भी उन ड्राफ्ट्स पर पड़ती है इयररिंग्स पर। जिनशी नानाओ को भी दिखाती है। नानाओ वो सारे ड्राफ्ट देखता है। वो सारे डिजाइन एशियन पीरियड्स के होते हैं। नानाओ को कुछ याद आते हैं और एक लेडी भी याद आती है। उन ज्वेलरीज को देखकर वो लेडी नानाओ को थैंक यू कहती है और नानाओ मिस जी से कहता है कि क्या ये सारे ड्राफ्ट आपने बनाए हैं। मिस जी कहती है कि वो डिजाइन मैंने बनाई है। ये सुनते के साथ ही नानाओ को और भी कुछ याद आने लगता है। वो सारे ज्वेलरीज लेने के बाद वो लेडी नानाओ से कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए फिर आऊंगी, मेरा वेट करना यहीं पर। ये कहकर वो लेडी चली जाती है। कुछ सालों बाद वो लेडी फिर से आती है नानाओ से हेल्प मांगने के लिए। नानाओ पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। वो लेडी कहती है कि मुझे 1 लाख सिल्वर कॉइन की जरूरत है। नानाओ कहता है कि बट मैंने मेरे सारे वैल्यूएबल चीजें तुम्हें दे दी है। तो नानाओ कहता है कि अब तुम्हें बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ। वो लेडी फिर भी कही जा रही होती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो नानाओ। थोड़ी देर बाद नानाओ उसे एक ज्वेलरी की बॉक्स देता है जिसमें बहुत सारे ज्वेलरीज होते हैं। ज्वेलरीज को देखकर उसके आंखें बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। नानाओ कहता है कि तुमने जितना कहा उतना तो नहीं है बट इससे तुम्हारी हेल्प तो जरूर हो जाएगी। उन ज्वेलरीज को देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नानाओ को थैंक यू कहती है और फिर यहाँ से वो चली जाती है। प्रेजेंट में जिनशी नानाओ से कहती है कि नानाओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। नानाओ कहता है मुझे याद आ गया कि टाइपिंग क्यूब बिक गया था और वो सारे एक्सेसरीज भी। नानाओ फिर से मिस जी से कहता है कि आप श्योर हो कि ये सारे डिजाइन आपने ही बनाए हैं। मिस जी कहती है कि
कि ऑफ कोर्स ये सारे डिजाइन मैंने खुद बनाए हैं। यहाँ जिनशी नानाओ को बताती है कि सॉरी वो डिजाइन मैंने नहीं बनाए हैं इयररिंग्स वाले, जब मैं नशे में थी तब मैंने मिस जी के डिजाइन देख लिए थे और मैंने ये ड्रॉ किया था। ये सुनकर नानाओ शॉक्ड हो जाता है। जिनशी नानाओ से माफी मांगती है। नानाओ मिस जी से कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर नानाओ वहाँ से चला जाता है। नानाओ जिनशी को अकेला छोड़कर चला जाता है। ये देखकर जिनशी को बहुत बुरा लगता है और जिनशी भी मुझे काम है कहकर वो भी चली जाती है वहाँ से। नीचे आकर जिनशी नानाओ और उसके अच्छे मोमेंट्स के बारे में ही सोचकर रोने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ नानाओ भी जिनशी और उसके अच्छे मोमेंट्स के बारे में ही सोच रहा होता है। जब जिनशी उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, यही सारी बातें नानाओ सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद नानाओ जिनशी को कॉल करता है, उसे इयररिंग्स के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिनशी कहती है कि मैं क्या सोच रही होंगी। जिनशी कहती है कि अगर सच में तुम्हें वो पर्सन मिल गया हो तो जिसके लिए तुम 1000 सालों से इंतजार कर रहे थे, तो ऑफकोर्स तुम्हें उस पर्सन के पास जाना चाहिए। उस पर्सन के लिए तुम गिव अप नहीं कर सकते और तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना हो उन खुशियों को पाने के लिए जिसके तुम हकदार हो। ये सुनकर नानाओ कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगा। जिनशी कहती है कि क्या तुम भूल गए, मैंने वो घर लिया ही इसलिए ताकि मैं वहाँ पर अकेले मर सकूं। इसके बाद नाना और जिनशी दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। जिनशी कहती है कि जिस पर्सन का तुम वेट कर रहे थे वो पर्सन आ गई, इसलिए एशियन ट्री भी प्राउंस कर रहा है, ये अच्छी बात है। ये कहकर जिनशी कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद जिनशी बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। आगे मिस जी अपने ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उस वीडियो में नानाओ की इनविजिबल पावर भी देख लेती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे उस डायरी में लिखा हुआ है। कहती है कि जिसका मैं वेट कर रही थी वो फाइनली इसी जगह पर है। मिस जी नानाओ से मिलने के लिए आती है और कहती है कि जिस पर्सन का नानाओ वेट कर रहा है वो मैं ही हूँ। आगे नानाओ जिनशी को मिलने के लिए बुलाता है। नानाओ जिनशी से कहता है कि क्या तुम्हें वो अर्थ एंड मून वाली स्टोरी याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी। जिनशी कहती है कि नहीं। नानाओ कहता है कि ये दो लोगों के जैसा है जो एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बंध जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेरे जैसा है, लाइक अ मून, और वो अर्थ तुम हो। ये सुनकर जिनशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उस पर्सन का क्या जिसका तुम वेट कर रहे थे। नानाओ बताता है कि मिस जी मिलने आई थी और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो उन्हें कुछ स्पेशल फीलिंग आए थे, बट मैं ये नहीं कह सकती और तुम जिनशी के बॉयफ्रेंड हो और ये उसके साथ अच्छा नहीं होगा और उसने अभी अभी अपने ग्रैंड माँ को खोया है। मेरी भी अपनी फैमिली है, मैं तो बस इस बारे में फिगर आउट करना चाहती थी कि तुम वही हो या नहीं और तुम सच में यहीं पर मेरा वेट कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने उस प्रॉमिस को अभी पूरा करो और मेरी अपनी जिंदगी है। और जिनशी ना ही ठीक से खा रही है और ना ही सो रही है और क्या तुम खुद उसे खोना चाहते हो। यहाँ नानाओ कहता है कि मुझे हेल्प करने के लिए और मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए थैंक यू। ये कहकर नानाओ यहाँ से उठकर चला जाता है जिनशी के पास। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनशी और नानाओ एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस जी अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस जी और उनके मॉम के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनशी की मॉम कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे चुराया है और तुम उन्हें छोड़ दी हो। जिनशी अपने फैशन शो के लिए उसके मॉम से 3 दिन के लिए टाइम मांगती है, बट उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं कहती। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें नानाओ को दिखाया जाता है जो जिनशी के साथ घर वापस जा रहा था। जिनशी नानाओ के पास आकर कहती है कि मेरा शावर हो गया है और कल मुझे बहुत ज्यादा काम है, तो मैं जाकर अब सो जाती हूँ। ये कहकर जिनशी जाने लगती है तो नानाओ उसे रोकता है और कहता है कि आज हम दोनों का पहला दिन है एज अ रियल कपल। ये सुनकर जिनशी स्माइल करने लगती है। नानाओ जिनशी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। नानाओ जिनशी को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे अपने रूम में लेकर आता है। जिनशी के रूम में लाने के बाद नानाओ जिनशी को आंखें खोलने के लिए कहता है। जिनशी आंखें खोलकर देखती है तो नानाओ ने उसके लिए रूम डेकोर किया होता है। जिनशी के सारे बचपन के खिलौने से ही नानाओ ने रूम डेकोरेट किया होता है। ये देखकर जिनशी कहती है कि पर तुम ये सब कुछ कब लेकर आए, और कहती है कि ये वो सर्टिफिकेट है जो मैंने अवार्ड में जीता था। कहती है कि मैंने तो इन सबको फेंक दिया था, लेकिन नानाओ भी हाँ कहता है। जिनशी को याद आता है कि ग्रैंडमा के घर से लौटते टाइम पर नानाओ कुछ लेने के लिए गया था, वो वही बॉक्स होता है जो जिनशी ने फेंक दिया होता है। जिनशी नानाओ से कहती है यही वो चीज है जो तुम लेने के लिए गए थे। जिनशी कहती है पर तुम ये सब क्यों लेकर आए हो, सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। नानाओ कहता है कि पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे यही लगता है कि वो सारे लम्हे तुम्हारे बचपन के हैं जो तुम्हारे पास होने चाहिए, जो तुमने ग्रैंडमा के साथ बिताए थे, और ये उन दिनों की मेमोरीज है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। जिनशी पूछती है वो फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। नानाओ कहता है
कि तुम्हारे वीचैट मूवमेंट से मैंने ये सब लिया है। जिनशी कहती है कि पर तुमने ऐसा क्यों किया। नानहो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ इसलिए। जिनशी कहती है कि अब तो तुम जान चुके हो ना मेरे सारे एम्बैरेसिंग मूवमेंट को। नानहो कहता है कि उनमें ऐसा कुछ भी एम्बैरेसिंग मूवमेंट नहीं है और कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया तुम्हारी फोटोज को देखने के लिए। कहता है कि मैं तुम्हें सीक्रेटली किस भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है। नानहो कहता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। जिनशी कहती है कि यू फूल, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम फ्यूचर में मेरे साथ करना चाहते हो। ये सुनकर नानहो भी स्माइल करने लगता है। अगले दिन जिनशी काम के लिए निकलती है। जिनशी नानहो से कहती है कि मुझे अब जाना होगा और वो जाने लगती है तो नानहो उसे रोकता है। जिनशी उसे हक करके उसे बाय करके यहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जिनशी के जाने के बाद यहाँ पर मिस्टर ली आते हैं। मिस्टर ली को देखकर डिंग को याद आता है कि इस आदमी को तो मैंने जियांग के साथ देखा था उस दिन गाड़ी में। कहता है कि ये तो वही इंसान है। ये दिखाया जाता है कि नानहो मिस्टर ली को ड्राफ्ट्स दिखा रहे होते हैं डिजाइन। मिस्टर ली को नानहो के डिजाइन पसंद आते हैं। नानहो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरे डिजाइन पसंद आए। कहता है कि आपको कुछ चेंज करना हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नानहो कहता है कि मेरे डिजाइन में ट्रेडिशनल चाइनीज एलिमेंट्स हैं और मेरे डिजाइन ऐसे भी नहीं है कि जो आपके कंपनी के स्टाइल को मैच कर सके। मिस्टर ली नानहो से कहते हैं कि मैं ये डिजाइन मेरे कलीग्स को दिखाकर डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। के लिए नानहो भी मान जाता है। अब मिस्टर ली नानहो को डिपॉजिट चेक देते हैं। अमाउंट देकर नानहो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है। मिस्टर ली कहते हैं कि ये हमारी तरफ से कंपनसेशन है तो प्लीज आप ये अपने पास ही रखिएगा। ये कहकर मिस्टर ली यहाँ से चले जाते हैं। आगे जिनशी अपने काम पर होती है जहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है बट उसके ऊपर स्टैचू गिर जाता है। मिस जिन और उसके कलीग्स जल्दी से आकर उसे उठाने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस जे इसके बारे में नानहो को बताती है। नानहो जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। नानहो जिनशी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो ना। जी कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल किए 10 मिनट भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी आ गए। नानहो कहता है कि मैंने अपने स्पेशल मेथड का यूज किया है। सुनने के बाद जिनशी नानहो को ही देखती है। नानहो सॉरी कहता है जिनशी को। कहता है मैंने बिना पूछे ही अपने पावर्स का यूज किया, सॉरी। जिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, आगे से अपने पावर्स को वेस्ट मत करना। मिस जी तो बस नानहो के पावर्स के बारे में जानना चाहती थी। आगे जिनशी और नानहो घर जाने लगते हैं। जिनशी कहती है तुमने अपने पावर्स का यूज किया, मैं तुम्हारे लिए ही परेशान हूँ। जिनशी को पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। वो नानहो को बताती है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। नानहो जल्दी से कार से बाहर आता है और वो अपने पावर से कार को रोक देता है। यहाँ पर नानहो को पावर यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा चोट लगती है। घर वापस आने के बाद जिनशी उसके चोट पर मेडिसिन लगाती है। यहाँ पर नानहो और जिनशी बहुत क्लोज होते हैं। इतने में नानहो जिनशी से पूछता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। सुनकर जिनशी शॉक्ड होती है। आगे हम देखते हैं नानहो जिनशी के रूम में होता है पर वो जमीन पर सोता है। जिनशी नानहो से पूछती है क्या तुम जमीन पर ही सोने वाले हो। नानहो कहता है 24 घंटे अब मैं तुम पर नजर रख सकता हूँ। जिनशी कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। नानहो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिनशी कहती है कि क्या। नानहो कहता है कि मुझे एक बार ट्राई करने दो। जिनशी कहती है कि नहीं, इससे तुम डेंजर में आ सकते हो। मुझे जो भी प्रोटेक्शन देना चाहते हो वो घर पर दे सकते हो। लेकिन नानहो बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है एक बार तो करने दो, तो जिनशी मान जाती है पर कहती है कि एक ही बार। सुनकर नानहो स्माइल करता है। आगे दिखाया जाता है मिस जी अपनी मॉम के साथ डिनर करने के लिए आती है। मॉम कहती है तुम आज अच्छे मूड में दिख रही हो और पूछती है कि तुम ऐसा क्या प्लान कर रही हो जो इतनी खुश हो। कहती है कि मैंने तुम्हें जो 3 दिन दिए थे वो खत्म होने वाले हैं। मिस जी कहती है कि मैं तो आपके साथ आखिरी मील खाने के लिए आई हूँ और कहती है कि मैं डेविड से इसके बाद आगे से कभी नहीं मिलूंगी, कल से मैं आपको दिखाई भी नहीं दूंगी। मॉम कहती है कि क्या सच में। जी हाँ कहती है और पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड डेविड को छोड़ दोगी और उसे कभी नहीं मिलोगी आगे से। मॉम ड्रिंक करती है तो उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है। वो अपनी मॉम को कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है कि अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए। ये कहकर मिस जी वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर मिस जी कहती है कि ये जगह भी सही है, टाइम भी सही है और लोग भी सही है। आगे मिस्टर ली को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की आती है जिसके हेयर में वही व्हाइट चेरी वाला हेयर पिन होता है। मिस्टर ली उस लड़की से कहते हैं कि गोल्डन हाउस हिडन लव जल्दी ही फिनिश होने वाला है। लड़की कहती है कि हमारा ये आखिरी मौका है उस गलती को सुधारने का। कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हमें जिनशी और नानहो को दिखाया जाता है। जिनशी नानहो का टाई बांधने लगती है। यहाँ पर नानहो जिनशी की क्लोज होने की कोशिश करता है। जिनशी उसे किस करती है और कहती है कि मैंने टाई बांध दिया है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस आते हैं। जिनशी नानहो से अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस जी पूछती है कि नानहो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया। जिनशी कहती है वो यहीं पर है। मिस जी कहती है कि क्या वो यहाँ ऑफिस में है। जिनशी कहती है कि पार्किंग लॉट में वो सर्विलेंस वीडियो चेक कर रहा है। यहाँ नानहो सर्विलेंस वीडियो में देख रहा होता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल किसने किए। मिस जी जिनशी को ये जूस पीने के लिए कहती है। जिनशी जैसे ही ये जूस पीती है तो उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता और वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। मिस जी जल्दी से नानहो को कॉल करके बताती है कि जिनशी को कुछ हुआ है। नानहो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। जिसे
पूछता है जिनशी कहाँ पर है। मिस जी कहती है उसने यहाँ विंडो से जंप किया है। नैनो विंडो के नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उतने में ही नैनो को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिनशी के बारे में ही होता है। तो वो जल्दी से उस मैसेज वाले लोकेशन पर पहुँच जाता है। यहाँ पर गार्ड्स को देखकर नैनो इनविजिबल होकर उस डोर के अंदर चला जाता है। तो यहाँ मिस जी के मॉम के रूम में आ जाता है। नैनो को फिर से अननोन नंबर से मैसेज आता है। जो फॉरेन लेडी यहाँ पर बैठी है उसके टेबल पर एक मेडिसिन बॉक्स है, उसे वो सारे खाने होंगे। अगर तुमने उस लेडी को वो सारे मेडिसिन नहीं खिलाए तो मैं यहाँ पर जिनशी को मार दूंगी। जिनशी को बचाने के लिए ही नैनो उस लेडी के अंदर एंटर हो जाता है। कैप्सूल वाला बॉक्स निकाल के सारे मेडिसिन हाथ में लेता है और यहाँ मिस जी को मैसेज आता है कि उसने सारे मेडिसिन खा लिए हैं। जिसके बाद मिस जी स्टैचू मॉडल के पीछे देखती है। उस मॉडल के पीछे ही उन्होंने जिनशी को छिपा कर रखा होता है। नैनो को मैसेज करके बताती है कि मैंने जिनशी को ऑफिस छोड़ दिया, अब तुम जा सकते हो। मिस जी ये मैसेज नैनो को सेंड करती है। नैनो मैसेज रीड करने के बाद उस लेडी के बॉडी से बाहर आता है और वहाँ से चला जाता है। नैनो जल्दी ऑफिस आता है जिनशी को लेने के लिए। जी से पूछता है कि इसे यहाँ पर किसने छोड़ा। मिस जी कहती है कि मैं तो एम्प्लॉयज के पास थी, जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर जिनशी को देखा और ये यहाँ पर बेहोशी पड़ी है। नैनो मिस जी से कहता है कि मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। ये कहकर जिनशी को लेकर नैनो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिनशी को होश आता है तो नैनो पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ था। जिनशी कहती है कि मिस जी ने जो जूस दिया था मैंने सिर्फ वही पिया था और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। ये सुनकर नैनो भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मिस जी की मॉम को इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। थोड़ी देर बाद जिनशी एक मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि फेमस फैशन डिजाइनर ब्रूनो मर चुकी है। पढ़कर जिनशी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ मिस जी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि मर चुकी थी। डॉक्टर भी सॉरी कह के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ नैनो मिस जी के बारे में ही सोचता है। जी ने कहा था कि जिनशी खिड़की से नीचे गिर गई और देखने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था, यही सोच रहा होता है नैनो। और नैनो मिस जी से बात करने के लिए आता है। मिस जी नैनो को अपने घर लेकर आती है। नैनो मिस जी से कहता है कि आपने ही जिनशी के साथ ये सब कुछ किया और आपने ऐसा एक्ट किया कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। कार के ब्रेक्स को भी आपने ही फेल किए थे। तुम बस मेरा यूज करना चाहती थी अपनी माँ को मारने के लिए। मिस जी को गुस्सा आ रहा होता है। कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। नैनो मिस जी से कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है तो बिल्कुल भी एक्ट करने की कोशिश मत करना। मिस जी के लगेज देखकर नैनो पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। मिस जी नर्वस हो जाती है, कॉफी का कप उठाती है, नैनो से बात करने लगती है और फिर नैनो पर कॉफी फेंकने की कोशिश करती है जिससे कि नैनो एलर्जिक हो जाए, वो अनकॉन्शियस हो जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग नैनो को घर लेकर आती है। नैनो को इस हाल में देखकर जिनशी बहुत ही घबरा जाती है। जिनशी कहती है मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे रिचार्ज करूं। जियांग कहती है तुम्हें नैनो को बचाना ही होगा। नैनो पूरा जम चुका था। यहाँ पर जिनशी नैनो को किस करती है और नैनो जल्दी ही ठीक हो जाता है। जिनशी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नैनो से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। जिनशी पूछती है कि तुम मिस जी के घर गए थे, क्या उन्होंने किया। नैनो हाँ कहता है और बताता है कि मिस जी उन पर कॉफी फेंक रही थी बट नैनो जल्दी से उठकर उन पर ही गर्म पानी फेंक दिया। जिनशी कहती है तुम्हारा हाल ऐसे क्यों हो गया फिर। जियांग बताती है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से नैनो की ये हालत हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नैनो बाहर आ रहा होता है। जियांग की उससे टक्कर हो जाती है और कॉफी पूरा नैनो पर गिर जाती है। जिनशी ये देखकर घबरा जाती है और सॉरी कहती है। जियांग नैनो को देखकर शॉक्ड हो जाती है। नैनो इतने में चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जियांग नैनो को फिर से सॉरी कहने लगती है। मैं बस अपने बॉस के कहने पर कॉफी लेकर उनके लिए जा रही थी, उतने में ही मेरी नैनो से टक्कर हो गई। नैनो कहता है कि मैं ही सोचते हुए चल रहा था मिस जी के बारे में, मेरा ही ध्यान नहीं था, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। नैनो कहता है कि मिस जी ने अपनी मॉम को मारा है और वो यहाँ से भाग के जाने का भी प्लानिंग कर रही है। ये सब सुनने के बाद जिनशी कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस जी ऐसी होंगी, उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की, तो मेरे साथ कितनी अच्छी थी। आगे डिंग जियांग को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। डिंग उससे पूछता है कि वो आदमी तुम्हारे साथ जो राइड शेयर कर रहा था, तुमने उसके बारे में क्या कहा था। वो गाड़ी वाला पर्सन ही मिस्टर ली है जो मेरे बडी को डिजाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। ये सुनकर जियांग कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, नैनो की हेल्प हो जाएगी। डिंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो आदमी और तुम्हारी कंपनी की जो बिग बॉस है वो। पर यहाँ पर हमें जियांग का कुछ अजीब ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर शॉकिंगली जियांग के पास भी वही पावर्स होते हैं जो नैनो के पास होते हैं। डिंग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि वो तुम्हारी कंपनी का बॉस है ना। ये सुनकर जियांग शॉक हो जाती है और वो कहती है कि हाँ वो मेरी कंपनी का बॉस है। ये कहकर जियांग डिंग को बाय कहकर यहाँ से चली जाती है और डिंग को अभी भी जियांग पर ही शक होता है। तो जियांग को कुछ भी नहीं बताता। आगे मिस्टर ली पूछता है कि नैनो के साथ क्या हुआ था, पर हम ये भी देख पाते
बताते हैं कि जियांग नैनो की तरह इनविजिबल हो सकती है। मिस जी नैनो पर कॉफी फेंक रही थी। नैनो तुरंत ही उठकर उन पर ही पानी फेंक देता है। ये देखकर जियांग यहाँ से चली जाती है। यहाँ बाहर जियांग खुद ही कॉफी लेकर नैनो का वेट कर रही थी। नैनो के आते ही वो उस पर कॉफी गिरा देती है और ऐसे प्रेटेंड करती है कि ये उससे गलती से हो गया। और घर वापस लाने के बाद जिनशी से कहती है कि तुम ट्राई तो करो नैनो को रिचार्ज करने की। और हमें यहाँ पता चलता है कि नैनो को रिचार्ज जिनशी नहीं बल्कि जियांग ही किया करती थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि व्हाइट चेरी वाला हेयर क्लिप वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांग ही होती है। इस कमेंट में जरूर बताना कि जियांग के इस रूप को आपने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं। और इसी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि मिस जी एक डायरी पढ़ रही होती है जिसमें नैनो के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है मिस जी बाइबिंग से कह रही होती है कि हमें पेरिस जाना है आज ही। बाइबिंग कहती है कि आपने सडनली प्लान क्यों चेंज किया। मिस जी कहती है कि सबसे पूछो कि कौन पेरिस आना चाहता है और जिनके पास वीजा है उन्हें लेके चलते हैं और जिनके पास वीजा नहीं है हम उन्हें बाद में लेकर जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर वापस कभी भी नहीं आऊंगी तो अपना लगेज आज ही पैक कर लेना। इसके बाद बाइबिंग यहाँ से चली जाती है। बाइबिंग सबको आकर बताती है कि जिनके पास वीजा है हम उन्हें लेकर पेरिस जाने वाले हैं आज ही। जिनके पास वीजा नहीं है वो वीजा बना ले और उसके बाद हम उन्हें लेकर जाएंगे। जल्दी जाओ अपना लगेज पैक कर लो। कहकर बाइबिंग यहाँ से चली जाती है। अब जिनशी मिस जी के पास आकर कहती है कि नाना ने मुझे सब कुछ बता दिया। मिस जी कहती है कि ये पास्ट में हो गया है और ये सब कुछ मीनिंगलेस है। जाओ अपना लगेज पैक करो हमें पेरिस जाना है। जिनशी कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे यहाँ पर काम करने के लिए और अपने साथ पेरिस चलने के लिए कह रही हो। ये सब कुछ अपने नानाओं की वजह से कर रहे हो ना। जी कहती है कि तो क्या हुआ। जिनशी कहती है कि इस बार मैं आपके साथ पेरिस नहीं जाऊंगी। इसके बाद मैं आपको कभी भी देखना नहीं चाहूंगी। ये कहकर जिनशी यहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद जिनशी नाना से कहती है कि अब मैं अनएम्प्लॉयड हो चुकी हूँ। नाना कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली फ्यूचर में भी अभी भी। जिनशी कहती है कि नहीं तो नाना कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर प्लान से रिजाइन करने नहीं दूंगा और तुम्हें और ज्यादा कंसिडरेट करूंगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है। नाना उसे कहता है कि तुम हाउसवाइफ बन सकती हो। जिनशी शॉक होकर कहती है कि क्या हाउसवाइफ। नाना हाँ कहता है। जिनशी इमेजिनेशन करने लगती है। नाना काम से घर वापस आता है और जिनशी उसकी केयर करती है। नॉर्मल कपल की तरह वो लोग रहेंगे ये सोचकर जिनशी खुश हो जाती है। मैं मिस जी जिनशी को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पेरिस आना नहीं चाहोगी। जिनशी बताती है मैंने आज रिजाइन कर दिया और मैं आपके साथ पेरिस नहीं आऊंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है। नैनो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर जिनशी खुश होती है। जिनशी अपने रूम में आकर खुश होती है। मैं नैनो के साथ डेट पर जाऊंगी और वो अपने ड्रेसेस देखने लगती है। इमेजिन भी करने लगती है कि नैनो के साथ उसका डेट कैसे जाएगा। यही सोचकर वो ड्रेस सिलेक्ट करती है बट सडनली उसे मेडिकल इशू हो जाता है और वो हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जिनशी नाना के साथ डेट पर जा रही होती है पर उसे चलने में तकलीफ हो रही होती है। डेट पर नाना जिनशी के लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। स्पाइसी फूड देखकर जिनशी बहुत घबरा जाती है। जैसे तैसे वो फूड खा लेती है बट उसे बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लगता है। नाना बताता है कि इस फूड की खासियत यही है कि इसमें 17 अलग अलग चिली पेपर्स का यूज किया गया है। तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। जिनशी को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे मना किया था स्पाइसी फूड खाने के लिए। नाना के लिए जिनशी जैसे तैसे करके वो पूरा स्पाइसी फूड फिनिश करती है। ये खाने के बाद जिनशी को और भी ज्यादा पेन होने लगता है। इसके बाद नाना जिनशी को उसका फेवरेट बाइसिकल राइड पर लेकर चलता है। बाइसिकल चलाते टाइम पर स्पीड ब्रेकर की वजह से जिनशी को और भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जिनशी एक सीसो पर आकर बैठ जाती है। यहाँ पर एक लड़का आता है छोटा और वो सीसो पर आकर बैठ जाता है और जिसकी वजह से जिनशी जंप करके बैठ जाती है सीसो पर। फिर से जिनशी का पेन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। जिनशी को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। नाना यहाँ पर है इसलिए नाना नर्स को चुप रहने के लिए कहता है। जिनशी यहाँ पर रोने लगती है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। नाना जिनशी के लिए खाना लेकर आता है और जिनशी उसे खिलाने के लिए कहती है। नाना उसे खिलाता है। ये देखकर जिनशी थोड़ी देर बाद बहुत खुश हो जाती है लेकिन इतने में उसके कलीग्स यहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिनशी शॉक हो जाती है। जिनशी पूछती है कि आपको कैसे पता चला। बाइबिंग उसे बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की नेबर की कजन की कलीग्स से सिस्टर से मुझे पता चला क्योंकि वो इस हॉस्पिटल में एक नर्स है। जो नर्स होती है वो अपने फ्रेंड को ये वीडियो भेजती है। कर नेबर से लेकर कलीग की सिस्टर तक और बाइबिंग तक ये वीडियो पहुंच जाता है और बाइबिंग यहाँ पर आ जाती है। नाना जिनशी की सिचुएशन के बारे में सबको डिटेल में बताता है। ये सुनकर जिनशी सबके सामने बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है। कि कलीग कहती है कि हम तो यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आए हैं। लोग बातें करने लगते हैं और फिर इनका प्लान बन जाता है बीच पर जाकर सी फूड खाने का। जिनशी कहती है कि सब लोग मेरे घर पर आओ। नाना अच्छा खाना बनाता है और हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन से डेट पर हमें जाना चाहिए बीच पर पिकनिक के लिए। दूसरी तरफ हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और उस लेडी के पास हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कहती है कि अब तुम्हारा टाइम है स्टेज पर आने का। ओल्ड लेडी कहती है कि हाँ। जिनशी नाना
घर आते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है। वो आदमी वही होता है जिसने जिनशी को घर सेल किया था। वो आदमी यहाँ पर ये घर वापस खरीदने के लिए आता है जिनशी से। जिनशी मना करती है। वो आदमी कहता है कि मैं ये घर एजेंट से बाय करने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बेचना नहीं चाहती हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जिनशी कहती है कि क्या आप वही बायर हो जो एजेंट ने मेंशन किया था? वो हाँ कहता है। जिनशी कहती है ये घर मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये सेल नहीं कर सकती आपको। आदमी कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये घर बेचने के लिए। मदर का ये घर था, वो ताइवान चली गई थी। मैंने सोचा 70 सालों से ये घर खाली पड़ा हुआ है और ये वेस्ट होगा, इसलिए मैंने इसे सेल कर दिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरी माँ के लिए ये घर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जिनशी कहती है मैं इस घर में रह रही हूँ और मैं इसे सेल करना नहीं चाहती। वो आदमी कहता है कि ऐसे बहुत सारे घर है सेम, मैं आपको दिला दूंगा और शिफ्ट करने के लिए भी पैसे दूंगा। ये घर मेरी माँ को उस आदमी ने दिया था जिसे मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन वॉर की वजह से वो उनसे कभी मिल नहीं पाई। वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला और उसी से उनके प्यार का भी अंत हो गया। मेरी मॉम ने मुझे ये घर फिर से बाय करने के लिए कहा। इतने में नानाओ कहता है कि जाओ यिंटिंग। तो वो आदमी कहता है कि क्या आप मेरी मॉम को जानते हो? नानाओ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उन्हें, और कहता है कि ये बहुत समय पहले की बात है। मिस्टर लिन पूछते हैं कि क्या आप उनसे ताइवान में मिले थे? नानाओ कहता है कि नहीं। वो पूछते हैं कि तो फिर आप मेरी मॉम से कहाँ पर मिले? नानाओ कहता है कि यहीं पर। कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मेरी मॉम यहाँ पर 70 साल पहले आ चुकी थी, उसके बाद वो कभी नहीं आई। कहता है आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। कहता है कि ग्रैंडसन? नानाओ कहता है कि हाँ। नानाओ कहता है कि आपकी मॉम से ज्यादा हमें इस घर की जरूरत है। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? नानाओ कहता है कि मेरा नाम नानाओ है। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम क्या है? तो नानाओ कहता है कि उनका नाम भी नानाओ ही था। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी जिंदा है? नानाओ कहता है कि नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। नानाओ कहता है कि ये घर सेल करने के लिए नहीं है, आपकी मॉम को बताइएगा कि नानाओ ने कहा है, मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगी। कुछ देर बाद जिनशी उसी लेडी के बारे में गूगल करती है। वो देखती है कि 100 साल पहले वो लेडी कितनी खूबसूरत थी। जिनशी बहुत परेशान हो जाती है ये सोचकर और जियांग को कॉल लगाती है। जियांग को वो सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? जियांग सजेस्ट करती है कि तुम अपने रिलेशनशिप को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बनाओ, उसके बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनशी कहती है कि ये तुम्हें जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। जियांग कहती है कि क्यों, क्या तुम्हारा दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा है? जिनशी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हम दोनों के बीच में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है एज अ कपल की तरह। जियांग कहती है कि प्लीज ये मत कहना कि तुम अभी भी हाई स्कूल की स्टूडेंट की तरह डेट कर रही हो, तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जिनशी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियांग कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसे में तो तुम्हें मिसेस ली बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जिनशी शॉक होकर कहती है कि मिसेस ली? जियांग कहती है कि गलती से निकल गया, मेरा मतलब है कि मिसेस नान। जियांग कहती है कि अब तुम्हें उसके पास जाने की कोशिश करनी होगी जिससे तुम दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सके। थोड़ी देर बाद जिनशी नानाओ के रूम में आती है सेक्सी सा ड्रेस पहनकर। वो नानाओ के पास आकर बैठती है। नानाओ दूर होने लगता है उससे। जिनशी बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हुए नानाओ से बात करते हुए अपना ड्रेस नीचे करती है तो नानाओ उसका ड्रेस ऊपर कर देता है। जिनशी नाराज हो जाती है इससे और कहती है कि क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते? ये सुनकर नानाओ जिनशी का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखकर कहता है कि तुमसे ज्यादा मेरा मन है ये सब करने का, बट मैं शादी का वेट कर रहा हूँ, शादी से पहले मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो हम कर सकते हैं, और तुम्हारी ग्रैंड माँ भी यही चाहती थी कि हम दोनों शादी कर ले। शी नाराज होती है तो नानाओ उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं बस अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ, बट मैंने जो ग्रैंड माँ से प्रॉमिस किया था मैं उसे भी पूरा करना चाहता हूँ। शादी के बाद ही तुम्हारे पास आना चाहूंगा और शादी करके हम दोनों हैप्पीली अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये कहकर नानाओ जिनशी के बालों में रोज लगाता है। जिनशी खुश हो जाती है। अगले दिन जिनशी के कलीग जिनशी के घर आते हैं। घर का रेनोवेशन देखकर नानाओ की बहुत तारीफ करते हैं ये लोग। इतने में ही नानाओ भी यहाँ पर आ जाता है। नानाओ उनसे पूछता है कि क्या आपने खाना खाया? जिनशी के कलीग नानाओ की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जिनशी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। उसका कलीग कहता है कि हमने तो सी फूड बीच पार्टी का प्लान किया था। नानाओ कहता है कि तो मैं सबके लिए वहाँ पर खाना बनाऊंगा डिलीशियस। नेक्स्ट सीन में सब लोग बीच पर आकर एंजॉय करते हैं। नानाओ सबके लिए कुक कर रहा होता है। टाइबिंग जिनशी से पूछती है कि तुम दोनों में सब कुछ ठीक है ना? नानाओ फ्लोर पर सोता है। तुम दोनों में फाइट हुआ है क्या? जिनशी कहती है कि नहीं, वो थोड़ा ओल्ड फैशन है। टाइबिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज भी ऐसे काइंड पर्सन होंगे। और जिनशी से पूछती है कि क्या तुमने जॉब ढूंढ लिया है? जिनशी कहती है कि नहीं। टाइबिंग कहती है कि हमने ढूंढ लिया है,
और कहती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम भी वहाँ पर आकर इंटरव्यू दो। जॉब इंटरव्यू के लिए जिनशी बाइबिन को थैंक यू कहती है। जिनशी नानहाओ के पास आकर कहती है कि क्या हम इंटीमेट होने का एक्ट कर सकते हैं। नानहाओ कहता है कि क्यों। जिनशी कहती है कि सब लोग यहाँ पर है। नानहाओ कहता है कि मुझे क्या करना होगा। जिनशी कहती है कि तुम मुझे एक बाइट खिलाओ। नानहाओ उसे वैसे ही बाइट खिलाता है। इनका कपल वाला प्यार देखकर सब लोग बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। जिनशी को अच्छा लगता है। जिसके बाद ये सब लोग एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें नानहाओ और जिनशी हार जाते हैं। हार जाने पर इनको ये करने के लिए कहते हैं कि इन दोनों को किस करना होगा। सब लोग किस करने के लिए कहते हैं तो जिनशी रेडी होती है और नानहाओ उसके फोरहेड पर किस करता है। बिंग कहती है ये काउंट नहीं होगा। जिनशी को अच्छा नहीं लगता कि नानहाओ ने उसे फोरहेड पर किस किया है और उन सबको कहती है कि हमें पब्लिकली अफेक्शन दिखाना पसंद नहीं है। ये कहकर बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। जिनशी नानहाओ भी उसके पीछे आता है। जिनशी कहती है मेरा पीछा मत करो, वहाँ पर जाकर खेलो तुम। नानहाओ कहता है तुम मुझ पर गुस्सा हो। जिनशी कहती है कि नहीं। नानहाओ उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेसिंग कर दिया। जिनशी कहती है कि तो तुम्हें पता है तुमने क्या किया। ये कहकर जाने लगती है तो नानहाओ उसे रोकता है। जिनशी कहती है कि नानहाओ मुझे पता है कि तुम ओल्ड फैशन हो और तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है सबके सामने करना, बट वो मेरे फ्रेंड्स है और उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में फाइट हो गया और सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बट मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है सबसे। बट नानहाओ मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ और तुम भी मॉडर्न जमाने में रह रहे हो और मॉडर्न जमाने में कपल्स का सबके सामने किस करना नॉर्मल बात है। नानहाओ जिनशी को सॉरी कहता है कि मैं तो सबके सामने तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहता था और तुम्हें किस करके मैं सबके सामने तुम्हें शाय फील करवाना नहीं चाहता था। जिनशी कहती है कि तो फिर क्या तुम अकेले में करना चाहते हो। नानहाओ कहता है कि क्या मैं कर सकता हूँ। जिनशी कहती है कि हाँ पर क्या यहाँ पर। नानहाओ कहता है कि यहाँ पर नहीं और कहता है कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। और वो जिनशी का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जा रहा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।